हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये जो खान सर का बुक है इसको देखने वाले हैं, ठीक है, इस बुक को। और पार्ट आज के क्या है 8 है, ठीक है। पेज नंबर 46 में निकल, इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, पेज नंबर 46 निकालेंगे। 100 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करता जिसमें इसे रखा जाता है ना। अब आएंगे अपने ऑप्शन की तरफ में, ऑप्शन डी तक दिखा दें आपको। अब इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका आंसर फटाक से कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर फटाक से कीजिए। देखिए हम थोड़ा सा डिले करके आंसर बताएंगे, ताकि मतलब थोड़ा सा लेट करके, ताकि आप अपना आंसर दे चुके होंगे, उसके बाद हम बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप सही कर पा रहे हैं या गलत कर पा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए 1 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा, पारा। क्या हो जाएगा, पारा। देखिए कह रहा है ना कि उस कांच के बर्तन की दीवारों को गीला नहीं करते जिसमें इसे रखा जा सकता है। मान लीजिए कांच का बर्तन रख, उसी में पारा रख देंगे तो क्या करेगा, उसके बर्तन की जो दीवार उसको गीला नहीं करेगा, जहाँ के वहाँ रहेगा, ठीक है। देखिए कह रहा है ना, पारा कांच की सतह को गीला नहीं करता है। पारा की बूंदों के भीतर चिपकने वाली ताकतें बूंदों और कांच के बीच चिपकने वाली ताकत से अधिक मजबूत होती है ना। आगे समझ में, वेरी गुड। अब आएंगे कितने नंबर क्वेश्चन पे, 2 नंबर क्वेश्चन के आंसर कीजिए। कहता है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान, है ना जी, है ना, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, चलिए सही है। कहता है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान, है ना, आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। बताइए इसका आंसर। कहता है कि पदार्थ के तापमान में परिवर्तन, है ना जी, परिवर्तन के दौरान, पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। 2 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा 2 नंबर का। 2 नंबर का आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा रूप में, है ना जी, गतिज ऊर्जा के रूप में। देखिए यहाँ पे कह रहा है पदार्थ के तापमान में परिवर्तन के दौरान आपूर्ति की गई ऊष्मा गतिज ऊर्जा के रूप में संग्रहित रहती हैं। अणुओं की गतिज ऊर्जा में इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप पदार्थ के तापमान में वृद्धि होती है। आगे समझ में, ठीक है। चलिए अब आ जाएंगे 3 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है, जब चलती बस का चालक अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिर जाते हैं, है ना। इसे समझाया जा सकता है कि इसके नियम के द्वारा हम सबके साथ ये होता है। कहीं जाते हैं हम लोग, बस में घूमने जाते हैं तो हम लोग के साथ में ये होता है। तो इस किसके नियम के द्वारा बताइए। तो आप कहेंगे कि नियम क्या हो जाएगा, न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा ऐसे होता है। न्यूटन के प्रथम नियम में ये समझाया गया है ना जी। देखिए कहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा कोई व्यक्ति बस के चालक के द्वारा अचानक ब्रेक लगने से आगे की ओर झुक जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। देखिए न्यूटन के प्रथम नियम को एक और नाम है गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है समझ में आ गया। अब आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। आइए कहता है, सखी बे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। सखी बे मुझसे कहकर जाते किस कवि की काव्य पंक्ति है। 4 नंबर का आंसर बताइए। 4 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे मैथिली शरण गुप्त की, है ना जी। सखी बे मुझसे कहकर जाते, मैथिली शरण गुप्त की ये काव्य की पंक्ति है। समझ में आया। देखिए कहता है ये काव्य पंक्ति छायावादी कवि, देखिए इनका नाम छायावादी कवि मैथिली शरण गुप्त की हैं। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। एक और क्वेश्चन मिल गया आपको, किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है। तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। यह नाम इनको महात्मा गांधी ने दिया था। इन्हें साहित्य जगत में दद्दा के नाम से पुकारा जाता है। आगे समझ में। 5 नंबर अपना क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा जूम आउट कर दें इसको, तब आपको समझ में आएगा। कहता है सही क्रम चुनिए, है ना जी, सही क्रम चुनिए। अब इसको क्रम में रखना है, पहले कौन 1 नंबर पे आएगा, फिर 2 नंबर पे कौन आएगा, फिर 3 नंबर पे कौन आएगा। तो ऐसे क्रम में रखना है, तो आप अपना रखिए, ठीक है। अब आइए देखिए कह रहा है, सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है। सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, चुनाव के द्वारा सांसद आते हैं, ठीक है। भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है। प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। 1 नंबर में कौन रखेंगे, 2 नंबर में कौन, फिर उसके बाद कौन रखेंगे, ऐसे रखना है, ठीक है। तो देखिए 1 नंबर में रखना है अपना भारत में संसदीय व्यवस्था कायम है, ये तो सबको पता है ना। उसके बाद हो जाएंगे सांसद चुनाव के द्वारा आते हैं, है ना, सही बात है। फिर हो जाएंगे सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का स्थान होता है, ठीक है। फिर आ जाएंगे प्रधानमंत्री लोकसभा के सांसदों द्वारा चुने जाते हैं। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो अपना आंसर हो जाएगा डी। आ रहा है समझ में, आ रहा है। चलिए देखिए कह रहा है कि भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है।
इस व्यवस्था में सरकार, मंत्रिपरिषद, संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। सांसद के सदस्य यानी कि सांसद जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुने जाते हैं। चुनाव में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, ठीक है। अतः सांसदों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्रधानमंत्री का होता है, क्योंकि उसे सर्वाधिक सांसदों के समर्थन से चुना गया है। इस प्रकार उपयुक्त प्रश्न में वाक्य का सही क्रम ये होगा 3, 2, 1, 4। सही है, ठीक है। अब आएंगे मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, देखिए ये वाला क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कराएगी शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें शुद्ध वर्तनी कौन है? तकनीकी है क्या? तकनीक है क्या? तकनीकी, ठीक है, ठीक है। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 6 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि ये वाला राइट आंसर है, ठीक है। तकनीकी, शुद्ध वर्तनी, इसका तकनीकी कैसे लिखेंगे? तकनीकी ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसकी शुद्ध वर्तनी है, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। रमा का सही पर्यायवाची क्या होगा? कामनी, कामाक्षी, दामिनी, इंदिरा। तो हम आपको बता दें, आप अपना पहले क्वेश्चन आंसर बताइए, फिर हम बताते हैं। 7 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। आप कहेंगे कि रमा का जो पर्यायवाची है सही में क्या हो जाएंगे? इंदिरा गांधी है ना। इंदिरा गांधी नहीं लगाना है। रमा का सही पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? इंदिरा। ये हिंदी का क्या है? सवाल है, ठीक है। देखिए कहते हैं रमा शब्द इंदिरा का प्राय है। इसके अन्य पर्यायवाची शब्द हरिप्रिया, लक्ष्मी, कमला, समुद्रजा आदि हैं। अगर लड़की का नाम रखना हो तो हरिप्रिया रखें, लक्ष्मी रखें, कमला रखें, समुद्रजा रखें, है ना जी। ये सब रामा के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। अब आ जाएंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समानार्थी शब्द बताएं। जो वर्णेश जो हैं वर्ण है, इसके समान अर्थ का शब्द बताएं। 8 नंबर का आंसर बताइए, क्या ही हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि वर्णन योग्य हो जाएगा, है ना जी। वर्णन योग्य हो जाएगा। समझ में आया? अब आइए देखिए कह रहा है वर्ण शब्द का अर्थ वर्णन करने योग्य है। निषिद्ध का अर्थ जिसका निषेध माना किया गया हो। अनुचित का अर्थ होता है जो उचित ना हो। परित्यक्त का अर्थ होता है जिसे त्याग दिया गया हो। समझ में आया? अब आ जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन। विपरीतार्थक शब्द बतलाएं। उत्कर्ष का विपरीत शब्द जो है वो क्या है? 9 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएगा? आप कहेंगे कि अपकर्ष हो जाएगा। अपकर्ष, ठीक है। उत्कर्ष का जो उल्टा शब्द है वो हो जाएंगे अपकर्ष, है ना। आया समझ में? उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष होगा। उत्कर्ष का अर्थ उन्नति व विकास होता है, जबकि अपकर्ष का अर्थ इसके विपरीत है, ठीक है। आ जाएंगे अपने कितने नंबर पे? 10 नंबर पे। कहता है सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए? सांझ और रात। देखिए सांझ कब होता है? जब कोई गाय भैंस को चरा के आता है ना, वो हम लोग जब दिया बारते हैं वो शाम हो गया, ठीक है। और जैसे ही अंधेरा हो गया ना तो उसे रात कहते हैं। तो इन्हीं दोनों के बीच की जो समय है उसको क्या कहते हैं? 10 नंबर का आंसर कीजिए। उसको क्या कहते हैं? आप कहेंगे गोधूली कहते हैं, है ना जी। गोधूली कहते हैं, बिल्कुल सही आंसर। 1 करोड़ है ना। अब आइए कहते हैं सांझ और रात के बीच के समय को गोधूली कहते हैं। इस समय ग्वाले अपनी गाय को लेकर घर लौटते हैं, यही समय ना। 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। कहता है असंगत बेमेल शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें जो है असंगत कौन सा है? जिसका कोई मेल इसमें नहीं है, बेमेल है, वो 11 नंबर का आंसर कीजिए। क्या हो जाएगा 11 का? तो आप कहेंगे अशोक। तो वैसे देखने से भी ऐसा ही लग रहा है। अशोक जो है एक राजा का नाम है और इन सब से तो कहीं भी वो क्या रिलेट नहीं कर पा रहा है कि नहीं। और इसका अर्थ यहाँ पे समझेंगे अशोक शब्द बेमेल है। बाकी तीनों शब्दों का अर्थ एक ही है, क्रोध करना। तीनों का अर्थ क्या है? देखिए रोष का भी अर्थ होता है क्रोध करना, कोप का भी, अमर्ष का भी। तीनों का शब्द देखिए, रोष कह दीजिए, चाहे कोप कह दीजिए, चाहे अमर्ष कह दीजिए, तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? क्रोध करना। अशोक का क्रोध करना नहीं होता है ना जी। अशोक शब्द बेमेल है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब हम लोग आ जाएंगे 12 नंबर पे। 12 नंबर पे क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ देखेंगे। देखिए कहता है रिक्त स्थान की पूर्ति करें। रिक्त जो स्थान है इसकी पूर्ति करना है। कहता है इस गुफा में गया, इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। इस गुफा में गया काल कवलित हो गया। अब इसका आंसर पता है तो फटाक से क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या होगा? 12 नंबर का आंसर बता दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसमें क्या आ जाएंगे? 12 नंबर का आंसर दे दिए, वेरी गुड। आप डी कर रहे हैं, अरे वाह, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कैसे? देखिए कहता है ना कि रिक्त स्थान की पूर्ति करे। तो अगर जो कोई इस गुफा में गया काल कवलित हो गया, ये अपना रिक्त स्थान को अच्छे से पूरा कर रहा है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? डी इज़ राइट आंसर, ठीक है। अब आएंगे इधर, देखिए इसको मिटाना भी पड़ेगा लाइट जाने के बाद। देखिए कुछ ही दिन में इसका हम जुगाड़ कर रहे हैं, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। कहते हैं जो कोई इस गुफा में गया
काल कवलित हो गया। इनमें वाक्य पूछा नहीं जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो कोई भी इस गुफा में गया वह नहीं बचा। ठीक है, अब आ जाएंगे 13 नंबर क्वेश्चन के आंसर देंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट। कह रहा है वाक्य के अशुद्ध भाग यानी त्रुटि यानी कि गलती का चयन कीजिए, है ना। 13 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है पिताजी मुझको नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए, कोई त्रुटि नहीं। इसमें ABCD कौन सा त्रुटि है? तो देखिए यहाँ पे आप आंसर पहले कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए कह रहा है पिताजी मुझको नई कमीज, यहाँ पे हो जाएगा कि पिताजी मेरे लिए नई कमीज और माँ के लिए एक सुंदर साड़ी लाए। तो ऐसे बैठ रहा है ना, ये ऐसा वाक्य जो है, ये वाक्य जो है गलत है ना। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये जो ए है त्रुटिपूर्ण है। क्या है? ए जो है वो क्या है? त्रुटिपूर्ण है। समझ में आया ना, है ना? आगे समझ में? वेरी गुड। आइए अब अपना क्वेश्चन क्या है? 14 नंबर। ठीक है, कहता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टू यंग मैन द चेन फ्रॉम द वुमेन्स नेक एंड रन अवे। इसका आंसर कीजिए, फटाक से बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? तो आप कहेंगे ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। पुल्ड आंसर हो जाएगा, पुल्ड, है ना, राइट आंसर। आगे बढ़ें, 15 नंबर का आंसर कीजिए। 15 नंबर कहता है कि इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस A sentence has been given in direct indirect speech out of 4 alternatives suggested, है ना। Select the one which best express the some sentences in direct speech, है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? कहता है कि He said let Hari come with us, mother I will take care of him। अब इसका ऑप्शन लीजिए आप, है ना। अब इसका आंसर करेंगे आप, ठीक है। देखिए इसका आंसर कीजिए, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर दें। ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा? डी होगा। बताइए। अरे बाबा ऐसे। इसका आंसर क्या हो जाएगा 14 नंबर का? 15 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा ही इन्फॉर्म्ड हिज मदर टू लेट हरी कम विथ देम एज ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, है ना जी, राइट आंसर। वेरी गुड। अब आ जाएंगे 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फटाक से फटाक करेंगे, है ना जी। कहते इन द फ्लोइंग क्वेश्चंस चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। 16 नंबर का आंसर फटाक से कीजिए, ज़्यादा समय नहीं है। 16 नंबर का आंसर आप कहेंगे कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है, सी इज़ अ राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है फिल अप द ब्लैंक विद सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंसेस। कनिष्का वाज इनिटिएटेड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उसके बाद कर रहा है बुद्धिम्स बाई बुद्धिस्ट मोंक्स। ए इंटू बी में ABCD, इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 नंबर का आंसर बता दीजिए फटाक से, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट? आप कहेंगे कि 17 नंबर का आंसर हो जाएगा इनटू, तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ेंगे, 18 नंबर पे आ जाएंगे। कहते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंसेस। इफ देयर इज नो नीड टू substitute it, select no substitution required। I must replying this letter immediately। बता दीजिए फटाक से, इसका आंसर कीजिए। 18 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपके नज़रों में? तेरी नज़रों ने क्या कर दिया, 18 का सी कर दिया, है ना। देखिए रिप्लाई टू दिस लेटर, ठीक है। 19 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज क्लोज्ड इन मीनिंग टू द अंडरलाइंड आइडम फ्रेज इन द गिवन सेंटेंसेस। I will always be grateful to my friend because she has been with me through thick and thin। इसका आंसर बताइए फटाक से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? 19 नंबर का आंसर आप कहेंगे, क्या कर रहे हैं हमको तो सुनाई नहीं देता है। आप कहेंगे कि बी हो जाएगा, इन बोथ गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स, ठीक है। मज़ा आ रहा है? पर के आ रहा है तो आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। 20 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है? एक सेकंड देखिए, तो रिकॉर्डिंग तो चल रहा है ना। हाँ, तो ये कह रहा है कि फ्रेम ए क्वेश्चन टाइप टू गेट द फ्लोइंग आंसर। आंसर ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन सी ऑफ दिस कॉजन, ठीक है। अब इसका आंसर बताइए, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए, 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वाई। पता है ना, ही हैज़ गोन टू द रेलवे स्टेशन टू सी ऑफ हिज कॉजन। वाई, क्यों, है ना। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इरेक्ट। इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 21 नंबर का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। 21 नंबर का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 21 नंबर का हो जाएगा रेज, है ना जी, रेज, राइट आंसर। मज़ा आ रहा है? देखिए अब क्वेश्चन कह रहा है भारत में किन राज्य संबंध निर्भर है?
भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर है, और ये राज्य जो संबंध है निर्भर, वो किस पे निर्भर है? आइए इसका आंसर कीजिए। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कैसे करेंगे आप, थोड़ा सा हम हिंट देते हैं। देखिए करा ना, संवैधानिक प्रावधान पर निर्भर है, परंपराओं और प्रथाओं पर, न्यायिक व्याख्याओं पर, स्वांत के लिए आंतरिक पर। अब इसको कैसे, करा ना के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। बताइए, इसका प्रयोग कीजिए और सही उत्तर दीजिए, ठीक है। और इधर का दे नहीं, ठीक है 22, हाँ 22 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 22 नंबर का आंसर हो जाएगा ए। कैसे? 1 नंबर संवैधानिक प्रावधानों पर है और परंपराओं और प्रथाओं पर है ना, इसका ऐसे ही संबंध है। अब आ जाइए, देखिए कह रहा है ना, देखिए बड़ा कर दे थोड़ा, कह रहा है भारत में केंद्र राज्य संबंध संवैधानिक प्रावधानों, परंपराओं और प्रथाओं, न्यायिक व्याख्याओं तथा स्वांत के लिए आंतरिक पर निर्भर है। भारत में केंद्र राज्य संबंधों में न्यायिक व्याख्याओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ना। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र राज्य में विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। केंद्र राज्य को ऐसे निर्देशन दे सकता है जो इस संबंध में आवश्यक हो। अब देखिए उतना वो नहीं है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए कह रहा है सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई है? आंसर कीजिए, 23 नंबर का आंसर कीजिए, फटाक से कीजिए। 23 का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, बता दीजिए। देखिए कह रहा है सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश द्वारा दी गई थी? 23 नंबर का आंसर करेंगे, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे 23 नंबर का आंसर हो जाएगा ए, इंग्लैंड। जो सार्वभौम संसद की अवधारणा कराना कि किस देश के द्वारा दी गई थी, तो इंग्लैंड के द्वारा दी गई थी, है ना। यहाँ देखिए सार्वभौम संसद की अवधारणा इंग्लैंड देश के द्वारा दी गई थी, है ना। और आज ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट, बहुत ही सुंदर। देखिए आपसे कौन मिलने आया है, जग जाइए, जग के थोड़ा सा मिल लीजिए। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? 24 नंबर का आंसर बताइए। जो अशोक चक्र होते हैं उसमें तिलियाँ ऐसे दिया होता है ना, वो कितनी होती है? कभी गिनने की कोशिश की है? आज देखिए वो क्वेश्चन आप करने वाले हैं, तो आप कहेंगे कि हमने गिना था, 24 होती हैं। वेरी गुड, आपने गिन लिया है। आइए, कहता है ना कि संसदीय प्रणाली में भी इंग्लैंड से लिया गया, संसदीय प्रणाली में इंग्लैंड से लिया गया है। ये संसदीय प्रणाली में कहाँ से? इंग्लैंड से लिया गया है। संविधान की सर्वोच्च भारत में अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है ना। भारत के राष्ट्रीय ध्वज, अब देखिए कहते हैं भारत के राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कुल मिलाकर कितनी? 24 तिलियाँ हैं। अशोक चक्र को कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र को क्या कहा जाता है? कर्तव्य का पहिया भी कहा जाता है। क्यों? देखिए कह रहा है कि ये 24 तिलियाँ मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती हैं। आपके पास कितने गुण हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? फ्रेटर्निटी का अर्थ क्या है? इसका आंसर बताइए। 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे भाईचारे की भावना। वेरी राइट आंसर, भाईचारे की भावना, है ना। अब आ जाइए, ठीक होता है फ्रेटर्निटी भारतीय लोकतंत्र में देश के नागरिकों के बीच भाईचारे और एकता की भावना का प्रतीक है ना। अब इसका आंसर कीजिए। कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए हम आपके सामने पेश कर रहे हैं 2 करोड़, है ना। कहता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय आते हैं किसमें? संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत, अवशिष्ट सूची के अंतर्गत, किसके अंतर्गत आते हैं? 26 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 26 नंबर का आंसर करेंगे, 26 नंबर का आंसर बता दीजिए। तो आप कहेंगे कि डी होगा, डी, है ना जी। तो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आते हैं, ऐसा समझ में आ ही जाएगा। आप बहुत चला के ना। कहते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय। अब देखिए यहाँ कहता है जब भारतीय संविधान लिखा गया था तब इसकी कल्पना नहीं की गई थी। भारतीय संविधान में 3 सूचियाँ सम्मिलित की गई थी। कौन कौन से? एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची, ठीक है। जो विषय इन तीनों सूचियों में से किसी में भी शामिल नहीं है उन्हें वर्तमान में अवशिष्ट विषय सूची में शामिल किया जाता है। यानी कि इसका सीट अभी पूरा खाली है, अब जो भी आएंगे अवशिष्ट में ही आ जाएंगे, है ना। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? बताइए तो कौन सा जो अनुच्छेद है, कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा? फटाक से 27 नंबर के आंसर करेंगे, है ना। तो आप कहेंगे अनुच्छेद कितना? 44। अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? देखो संविधान के अनुच्छेद 56 से 51 में, 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य अपने नागरिकों को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता यूसीसी प्रदान करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 को ही समान नागरिक संहिता का प्रावधान माना जाता है ना।
और भाई 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी सदस्य हैं, क्या हैं? योजना आयोग के हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के हैं, आंचलिक परिषद के हैं, क्षेत्रीय परिषद के हैं? बताइए। प्रधानमंत्री, कैबिनेट और उसके बाद मुख्यमंत्री और उसके बाद मंत्रिपरिषद किसके हैं? 28 नंबर का आंसर करेंगे। आप कह रहे हैं कि बी होगा, हम कह रहे हैं हाँ बी होगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सारे मंत्री सब सदस्य हैं। राष्ट्रीय विकास, देखिए विकास करिए, ये सब इनका काम है, विकास करना है ना। तो ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद के सभी सदस्य हैं, विकास करते हैं लोग, है कि नहीं? इसे याद करेंगे ऐसे। कहते राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय मंत्री, सभी राज्य के मुख्यमंत्री, संघ के परिषद क्षेत्र के प्रशासक और योजना आयोग के सदस्य शामिल होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आ जाएंगे अब हम लोग कितने नंबर पे? 29। कहते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताइए। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? आंसर करेंगे 29 नंबर का। क्या कह रहे हैं आंसर में? बताइए। आप कह रहे हैं कि 6 वर्ष, 6 वर्ष होता है भला? बिल्कुल राइट आंसर, 6 करोड़। अब आ जाइए। क्वेश्चन कर रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले की हो अवधि के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। अब इसका देखिए, ये 6 साल का ही पद है, 6 साल में आप रिटायरमेंट हो जाएंगे, है ना? अब 65 वर्ष की उम्र तक, उसके बाद नहीं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भारत के 14वें नंबर पे नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं, उनका नाम है गिरीश चंद्र मुर्मू। क्या नाम है? गिरीश चंद्र मुर्मू, है ना। अब देखिए अनुच्छेद 148 के कैग का एक स्वतंत्र पद का प्रावधान किया गया है। देखिए क्वेश्चन अपना कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कह रहा है कि भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती हैं। आप कहेंगे यस नो, ठीक है। भारत के कैग की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। आप यस नो कहेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित हैं। आप यस नो करेंगे। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। यस नो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है? यस नो कर लिया, आप पढ़ लिए, मतलब पढ़ लिए। उसके बाद अब बताइए केवल 1 सही या फिर 2 सही, 3 सही, 4 सही, कौन सा सही? कितने सही हैं इसमें का? 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए, है ना। तो आप कहेंगे केवल 1 और 4 सही हैं, केवल 1 और 4 सही। कैसे? कहता है भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रदान करती है। ठीक है, ये बात सही है। 4 नंबर कह रहा है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष का के लिए किया जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब आ ही गए हैं यहाँ तक, तो एक बात और आप जान लीजिए कि जो राष्ट्रपति है ना, कहता है ना भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए। ये जो राष्ट्रपति हैं लोग, ये राष्ट्रपति हैं, इनका काम कितना का है? 5 साल का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। 5 साल का ही कार्यकाल है इनका, ठीक है। तो ज़्यादा उन लोगों को आगराने की ज़रूरत नहीं है, ना ही हम लोगों को, है ना। चलिए, और कह रहा है कि भारतीय संविधान में 3 नगर पालिका है, एक नगर निगम, दूसरा नगर पंचायत और तीसरा नगर पालिका। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष का, है ना, किया जाता है। राष्ट्रपति कार्यकाल की चर्चा कितना? अनुच्छेद 56 में किया गया है। अब आ जाइए 30 नंबर का आंसर, ज़्यादा कराने की जरूरत नहीं, 5 साल का है। अब आइए, कहते हैं किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही, देखिए ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा जोर देंगे, ठीक है। कहते किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को धर्म कह दिया? जो दीन इलाही है ना, इनको धर्म कह दिया। और किसने कह दिया भैया? कौन सा इतिहासकार था जो कह दिया दीन इलाही को धर्म कह दिया? 31 नंबर का आंसर बता दीजिए। तो 31 नंबर का हो जाएगा क्या? आप बताइए क्या हो जाएगा? हम तो बता ही रहे हैं। आप कहेंगे अबुल फजल ने कह दिया दीन इलाही को धर्म कह दिया। बस इतनी सी बात है कि अकबर ने क्या किया, एक वो दीन इलाही धर्म को प्रतिपादन किया, और उसको किसी ने, अगर हम कह दें तो कोई वैल्यू नहीं, मेरा तो घर में वैल्यू नहीं है, तो फिर इसमें कहाँ वैल्यू होगा, है ना। तो अगर बात यहाँ देखिए, इन लोगों का क्या है, ये इसने तो कर दिया प्रतिपादन, लेकिन ये जो अबुल फजल हैं, इन्होंने कह दिया, तो हम लोगों को अब पढ़ना पड़ रहा है कि ये धर्म कह दिया, है ना। यही तो इतिहास है। अब आइए, कह रहा है कि अबुल फजल के द्वारा अकबर, देखिए कुछ मजाक भी कर लेते हैं ताकि आपको नींद ना आए ना। तो अबुल फजल के द्वारा अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म को एक धर्म माना गया था, ठीक है। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। इलाही संवत की स्थापना 1583 ईस्वी में अकबर के द्वारा की गई थी। अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा पुस्तक लिखी गई। इसमें 3 क्वेश्चन हम आपको बता दें, याद करेंगे क्या? आए भाई ऐसे पूछ रहे हैं, याद करेंगे क्या? देखिए, अब्दुल फजल के द्वारा अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही धर्म मान लिया गया। 1 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कहता है दीन इलाही धर्म की स्थापना, आप देखिए स्थापना अगर पूछेगा तो 1582 ईस्वी, ठीक है। किसके द्वारा किया गया स्थापना? वो भी अकबर के द्वारा, यही बनाया ना। इलाही संवत की स्थापना, अब इलाही भी पूछ लिया, इलायची से इलाही याद रखिए, है ना। इलाही संवत की स्थापना 1583, ठीक है, 1583 याद रखेंगे। ये भी अकबर के द्वारा ही की गई थी, ठीक है। इलाही संवत की स्थापना 1583 में अकबर के ही द्वारा किया गया है। इलाही के दीन इलाही, देखिए दोनों सेम मिल रहा है ना, दीन इलाही आ इलाही,
इलाही संवत है ना, तो ये पहले हुआ 82 में और ये हुआ 83 में, इस ट्रिक से याद रखेंगे, ठीक है। अब कहते हैं अबुल फजल के द्वारा अकबर नामक पुस्तक लिखी गई। और ये जो जिसने धर्म कहा ना उसने क्या किया, एगो पुस्तक लिख दिया और पुस्तक का नाम रख दिया अकबरनामा। अकबर के बारे में ही पुस्तक लिखी गई है ना। ये अबुल फजल जो है बहुत खुश होकर क्या किया, अकबरनामा एगो पुस्तक लिख दिए, है ना जी। अब इतना याद हो गया ना, अब आ जाइए आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। आप देखिए कह रहा है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था। बंगाल का अंतिम लास्ट स्वतंत्र शासक, फ्री एकदम शासक कौन था। 32 नंबर का आंसर करेंगे, बता दीजिए। 32 नंबर का आंसर आप कहेंगे इनमें से कोई नहीं। क्या है कोई नहीं भैया, देखिए बंगाल का अंतिम स्वतंत्र शासक दिए गए विकल्प तो कोई है नहीं, लेकिन बंगाल का अंतिम जो स्वतंत्र शासक था, जो मतलब फ्रीडम शासक था, वो सिराजुद्दौला था। सिराजुद्दौला, क्या नाम याद रखेंगे, सिराजुद्दौला, है ना। अब देखिए कहता है 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी से उनकी हार हुई थी, सिराजुद्दौला, ठीक है। अब देखिए आंसर का 33 नंबर का है बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। ये जो बांग्लादेश है इसकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी। 33 नंबर का आंसर थोड़ा कीजिएगा, 3 करोड़ मिलने वाला है 3 करोड़ सी पे लगाएंगे तो 3 करोड़, है ना। बांग्लादेश की स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी कब, 1971 ईस्वी में, है ना जी। बांग्लादेश जो फ्री होता है ना, फ्रीडम की घोषणा 1971। देखिए कह रहा है कि शेख मुजीब और अवामी लीग ने 1971 ईस्वी को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। नए देश का नाम बांग्लादेश रख दिया 1971 में। आइए, अच्छा है। कहता अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। थोड़ा सा इधर उधर घुमा दिया है ना। अफीम युद्ध किन था 2 देशों के बीच हुआ, ऐसे। 34 नंबर पता नहीं क्वेश्चन है गलत लिखा गया है कि किताब में हम सेम लिखा है, हमने क्वेश्चन बनाया नहीं है, एक लड़की बनाई है, ठीक है। देखिए 34 नंबर कह रहा है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था। जो अफीम है ना, अफीम, देखिए अफीम युद्ध नाम याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, परफ्यूम से याद परफ्यूम से याद रखेंगे, अफीम युद्ध, है ना। 34 नंबर का आंसर कीजिए। तो 34 नंबर का आप कहेंगे कि इसका आंसर तो बी हो जाएगा, तो हम कहेंगे 5 करोड़। चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था, है ना, चीन और इंग्लैंड के बीच हुआ था। देखिए प्रथम अफीम युद्ध चीन और इंग्लैंड के बीच 1839 से लेकर के 1842 ईस्वी में तक किया गया था। 1842 में प्रथम अफीम युद्ध को नानकिंग की संधि के तहत समाप्त किया गया था। दूसरा अफीम युद्ध 56 से 60 में लड़ा गया था। इस युद्ध में फ्रांस एवं ब्रिटेन ने चीन के खिलाफ मिलकर युद्ध किया था, ठीक है। द्वितीय अफीम युद्ध को 18 से 60 ईस्वी में पीकिंग की संधि के तहत इसको भी समाप्त किया गया, ठीक है, जान गए। अब आ जाइए, वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन, सुंदरता किसका कोई जोर नहीं है। आ जाइए, इसका आंसर कीजिए। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। देखिए क्वेश्चन ही इधर उधर करके लिख दी हैं, उनकी गलती है। आप तो समझदार हैं, आप तो थोड़ा मैनेज कर लेंगे ना। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। बताइए, क्या विष्णु भगवान की करते थे, क्या पशुपति के करते थे, क्या इंद्र के करते थे, कि ब्राह्मण करते। आप ही तो आंसर देंगे, आप ही तो आंसर देंगे। बताइए आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसके लिए हम कुछ खास देने वाले हैं। देखिए पशुपतिनाथ जी के पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, समझ गए। इसका आंसर यही हो जाएगा। हाँ, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहता है सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, क्लियर है, पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, बात वही है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा की गई। सिंधु, देखिए सिंधु जो है लड़की का नाम जैसा लगता है ना, सिंधु। देखिए आप सिंधु हम पढ़ाएंगे, पॉकेट जी के जो है ना उसको पढ़ाएंगे तो पूरा बारीकी से पढ़ाएंगे और इतना अच्छे से पढ़ाएंगे ना कि आप लोग कहिएगा कि हाँ आपने क्या ही पढ़ाया मैम, ठीक है। तो आप थोड़ा अपना देख लीजिएगा, लेकिन अभी हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। देखिए आज जो वीडियो हम डाल रहे हैं 2 दिन गैप देकर कर रहे हैं, क्योंकि लाइट की इतना प्रॉब्लम है कि मेरा दिमाग ख़राब हो जा रहा है। लेकिन मैंने कैसे करके चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट करवा दे सारे के सारे सेट, क्योंकि समय भी आपके पास नहीं बचा है ना। अब देखिए जब आप लोगों को पढ़ाते हैं तो मेरे शब्द एकदम क्लियर स्पष्ट होते हैं, लेकिन जब बात करने का आता है ना तो थोड़ी घबराहट होने लगती है और ऐसा लगता है कि आप लोग फेस टू फेस बात कर रहे हैं और मेरे शब्द थोड़े इधर उधर रहे हैं, क्यों नए हैं इसलिए ना। कुछ दिन में तो इतने ऐसे हो जाएंगे कि हम लोग नॉर्मली बात कर लेंगे, है कि नहीं। तो फर्स्ट टाइम है, चलिए मैनेज भी कर लीजिए थोड़ा सा। 36 नंबर का आंसर बताइए। कह रहा है निम्नलिखित संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र के सक्रिय थे। संत की बात हो रही है, ठीक है। संतों में से कौन महाराष्ट्र क्षेत्र में सबसे सक्रिय थे। अब बताइए 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। अब बता दीजिए 36 नंबर का आंसर। आप कहेंगे एक नाथ, तो हम कहेंगे 3 करोड़, है ना। एक नाथ क्या थे, देखिए कह रहा है ना एक नाथ जी हिंदू धर्म की शाखा वैष्णववाद के एक कवि संत और रहस्यवादी थे। समझ रहे हैं बात को, क्या क्या थे एक बार और देखेंगे। कहता है एक नाथ जी हिंदू धर्म की शाखा वैष्णववाद के एक कवि संत और रहस्यवादी थे जो विष्णु और उनके अवतारों का सम्मान करते थे, है ना। उन्होंने लोक शिक्षा के उद्देश्य से अनेक भारूर लिखे। भारूरों के विषय में विविधता और नाटक कथा थी, है ना। आइए समझ में आ गया। कहता है क्वेश्चन 37 नंबर देखिए। कहता है 79 ईस्वी में किस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया। बताइए आंसर। 7 करोड़ का आंसर है। 37 नंबर का आंसर कीजिए। 7 करोड़,
37 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे इसका। आप कहेंगे माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस थे, है ना जी। ये देखिए, ये कोई आदमी का नाम नहीं है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 79 ईस्वी माउंट वेसुवियस पर्वतीय ज्वालामुखी ने पोम्पेई शहर को राख से दफन कर दिया था। माउंट वेसुवियस एक सीमा स्ट्रेटो ज्वालामुखी है। यह इटली के कैंपानिया में नेपल्स की खाड़ी में स्थित एक खतरनाक ज्वालामुखी है ना जी। ज्वालामुखी की बात करें। और 30 नंबर का आंसर करेंगे। आइए फटाक से करते हैं। आ जाइए। कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? और 30 नंबर कैंसर कीजिए। ये बिहार की बात है तो इसके लिए कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। अब आइए कुछ स्पेशल करते हैं इसके लिए, ठीक है। आ जाइए। इसका आंसर जो करेगा उसको स्टार मिलेगा, ठीक है। 38 नंबर का क्या हो जाएगा आंसर? 38 नंबर क्या हो जाएगा? किसको मिला? ये हो जाएगा बी, गंडक नदी, है ना जी। देखिए कहता है कौन सा बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है? गंडक नदी है जो बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। समझ में आ गया? अब आ जाइए कितने नंबर पे? अब आ जाएंगे हम लोग गंडक नदी पर। कहता है गंडक नदी पर बिहार में घड़ियालों का प्रजनन स्थल है। बिहार में गंडक नदी चंबल अभयारण्य के बाद भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सफल प्रजनन स्थल बन गई हैं। अब आ जाएंगे हम लोग 39 नंबर। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है? कुछ समझ में आया? 39 नंबर। देखिए आपसे निम्नलिखित में से इसमें से किस कंपनी ने, कौन सा कंपनी चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार होता है सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में प्रथम स्थान हासिल किया है, ठीक है। 4 नंबर पे जल पुरस्कार में सबसे अच्छा स्थान हासिल किया है। 39 नंबर का आंसर आप ही करेंगे, हमको कहाँ आता है। आप कहेंगे, आपके लिए देखिए क्या मिलेगा, जो सही करेगा उसके लिए मिलेगा। तो ये वाला सही हो जाएगा, एनटीपीसी बरौनी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए कहता है कि एनटीपीसी बरौनी ने चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ उद्योग श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है। एनटीपीसी ने जल संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी प्रबंधन के लिए कई नई पहलों को लागू किया, जिसके कारण न केवल पानी की बचत हुई बल्कि इससे पर्यावरणीय प्रभावों में भी कमी आई। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब अगले नंबर जो आंसर करेगा उसको हम देंगे स्टार। चलिए कहता है बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? ये कुछ भी नहीं है, ये काहे के लिए आ गया है, इधर नहीं आने का रे। तो बिहार की निम्नलिखित हस्तियों में से किसको पद्मश्री 2023 से सम्मानित किया गया? बताइए तो। 40 नंबर का आंसर आपको मिलने वाला है स्टार के साथ कोई पैसा नहीं मिलेगा। 40 नंबर का आंसर कीजिए, आपको मिलेगा स्टार। कहाँ है स्टार? दुलारी देवी को मिल गया, है ना जी। दुलारी देवी को क्या मिला है? पद्मश्री 2023 में क्या मिला है? पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। आइए देखिए किस लिए मिला है, यहाँ पे डिटेल बताएगा। बता है 2023 में बिहार के 3 लोगों को राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 23 में, ठीक है, राष्ट्रपति के हाथों से मिला है, ठीक है। जिसमें सुपर 30 के संस्थापक, सुपर 30 का कर सकते हैं ना, संस्थापक आनंद कुमार, मधुबनी की सुभद्रा देवी और नालंदा के कपिल देव आदि मिला है, ठीक है। सुभद्रा देवी बेकार कागज़ का उपयोग कर उपयोगी और सजावटी सामान बनाने के लिए जानी जाती है। इस कला को पेपर मेसी कला कहते हैं। देखिए क्वेश्चन दे देगा कि खराब पेपरों का प्रयोग करके सजावटी सामान बनाने वाले कला को क्या कहते हैं? तो 7 करोड़ लेना है तो आपको कहना पड़ेगा कि पेपर मेसी कहा जाता है, ठीक है। 41 नंबर पे आएंगे। आइए कहते हैं पटना रांची वनवे भारत एक्सप्रेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत को छांट दीजिए, नहीं गलत को अपना लीजिए, सही को छांट दीजिए, हैं। आइए आंसर कीजिए। तो 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अब बताइए आंसर क्या हो जाएगा। कहता है बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। यह बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये तो सही बात है। और कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 28 जून 2023 को रांची रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई थी। क्या यह सही है? बी नंबर भी क्या सही है? बताइए। तो आप कहेंगे कि नहीं, केवल 1 नंबर सही है ना जी, केवल 1 नंबर सही है। क्या ये सही है? ठीक है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि पटना रांची वंदे हो जाएगा, भाई यहाँ गलत हो गया, वंदे भारत, ठीक है। बिहार में चलने वाली पहली वंदे भारत ट्रेन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 27 जून 2023 को रानी कमलापति रेलवे स्टेशन मध्य प्रदेश से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाई थी। 28 जून से आम यात्रियों के लिए शुरू की गई थी। हो गया। अब आ जाएंगे कितने नंबर? 42 नंबर पे। कहता है कि मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का GNPA अनुपात क्या था? 42 नंबर का आंसर कीजिएगा। तो मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का GNPA अनुपात क्या था? इसके लिए हम आपको क्या देंगे बताइए? चलिए फायर देते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे डी नंबर, फायर। पुष्पा है, झुकेगा नहीं साला। 3.9% है ना जी। मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का GNPA अनुपात क्या था? 42 नंबर का आंसर करेंगे। अरे 42 नंबर का ये आंसर नहीं होगा ना, ये वाला आंसर क्या ही आंसर होगा? आप बताइए क्या होगा? सही आंसर ये डी नंबर है ना।
देखिए कह रहा है भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार मार्च 2023 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक का सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति जीएनपी अनुपात 3.9 था, है ना। फिर कह रहा है जीएनपीए सभी ऋणों का योग है जिन्होंने वित्तीय संस्थान से ऋण प्राप्त किया था लेकिन नहीं चुकाया। 43 नंबर का आंसर कीजिए। इसका आंसर कंफर्म हो गया ना, इसका आंसर डी हो जाएगा 3.9। फायर मिला जिसको मिल गया, है ना। अब इसमें क्या मिलने वाला है बताइए। इसका आंसर जो देगा उसके लिए हार्ट मिलेगा, हार्ट। बताइए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में गरीबी का कारण है। कौन सा है भैया गरीबी का कारण, इस गरीबी को दुख खत्म काहे नहीं होता है वे। 43 नंबर का आंसर कीजिए। 43 नंबर का कह रहा है कम पूंजी निर्माण, बात सही। बुनियादी ढांचे की कमी, बात सही। जनसंख्या का दबाव, बात सही। तो हो जाएगा इनमें से सभी। किसको किसको हार्ट मिला। आइए अब आगे बढ़ते हैं। कहता है वही बात लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन का भंडारण करती है। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है बताइए। शकरकंद एक भूमिगत संरचना है जो भोजन के भंडारण करती है, ठीक है। इस पौधे में जो भोजन कहाँ रहता है, कहाँ बनता है, बनाया कहाँ है, इसका किचन कहाँ है ना। 44 नंबर का आंसर किचन बताइए, किचन इसका बताइए। तो आप कहेंगे इसके लिए क्या मिलेगा, आपको मिलेगा फूल। तो आप कहेंगे पत्तियों में, है ना जी, पत्तियों में। इस पौधे में भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है, ठीक है। ओके, कहते हैं शकरकंद भोजन का भंडारण करती हैं। इस पौधे में भोजन इसकी पत्तियों में बनता है। एक पौधे को भोजन बनाने के लिए सूर्य के प्रकाश, देखिए एक जो पौधा है ना, पौधा को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए बताइए। सूर्य का प्रकाश चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वो चाहिए, और जल चाहिए। खाना रेडी, दाल भात सब्जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि रंध्र का खुलना और बंद होना किसके द्वारा किया जाने वाला कार्य है। रंध्र खुल जाता है और बंद हो जाता है, इसके द्वारा किए जाने वाला कार्य है। किसका काम है भैया। इसके लिए आपको क्या मिलना चाहिए बताइए, कमेंट करके बताइए क्या क्या मिले। इसके लिए हंसी मिलेगा, चलिए हंसी मिलेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रक्षक, है ना जी। रक्षक कोशिकाएं हैं जिसका काम क्या है, बंद करना, खोल देना, है ना। कहता है रक्षक कोशिकाओं की एक जोड़ी रंध्र को घेरे रहती है, ठीक है। और ये कोशिकाएं उनके बीच रंध्र के छिद्र के खुलने और बंद होने के नियंत्रित करती हैं। रक्षक कोशिकाओं में सफीती में वृद्धि में रंध्र खुल जाते हैं जबकि सफीती में कमी से रंध्र बंद हो जाते हैं, है ना। 46 नंबर का आंसर दे पाएंगे। कहता है गन्ने का लाल सरण किसके कारण होता है। हम लोग जब गन्ना खाते हैं तो कभी कभी देखते हैं कि लाल निकल गया, तो कैंसर है क्या वो। कैंसर है, गन्ने का कैंसर, हाँ बिल्कुल है। देखिए अब इसका आंसर पहले आप कर लीजिए। इसके लिए आपको हार्ट मिलने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसके लिए हार्ट मिलेगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर 46 नंबर का आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। 46 नंबर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। सी का आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा हिंदी में देख लेते हैं। देखिए कहता है गन्ने को लाल सरण फंगस कोलेटोट्राइकम, इसको देखिए क्या कहेंगे, कोलेटोट्राइकम, है ना। और उसके बाद क्या कहेंगे इसको, फॉलकेटम, फॉलकेटम, ठीक है। अब आइए कहता है मेरे साथ बोलिए, कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम के कारण होता है। कोलेटोट्राइकम फॉलकेटम फंगस गन्ने की पत्तियों को मुरझाते तथा गन्ने के डंठल को प्रभावित करता है। यह गन्ने में लगने वाला क्या है, सबसे हानिकारक रोग है। इस रोग को जुलाई अगस्त में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। यह रोग जुलाई अगस्त में दिखाई देने लगते हैं। यह फफूंदी या कवक के द्वारा होने वाले रोग हैं। संक्रमण इसके विषाणु मृदा फसल अवशेष जैसे पत्तियों तथा जड़ों में अवशेष आदि में गन्ना उत्पादन में लाल सरण होता है, लाल सरण रोग हो जाता है, ठीक है। लाइट भग जाने की वजह से हम थोड़े से नर्वस हो गए, है ना। लाइट भग जाने से फिर ये पीसी ये जो सॉफ्टवेयर है काम नहीं करता है अच्छे से, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी काम नहीं कर पाएगा, ये भाग जाएगा, देखिएगा पढ़ाते पढ़ाते। कहता है प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था। 47 नंबर का आंसर कीजिए। प्लाज्मा झिल्ली शब्द किसके द्वारा दिया गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। 47 नंबर का आंसर बताएंगे तो 47 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सर ये हो जैक्यू प्लोवे के द्वारा क्या दिया गया है, प्लाज्मा झिल्ली शब्द दिया गया है, ठीक है। अब देखिए कहता है प्लाज्मा झिल्ली को प्लाज्मा लेमा शब्द 1931 में जे बथू प्लोबे द्वारा दिया गया था। जे क्यू प्लोबे एक जीव विज्ञानी वैज्ञानिक थे और उन्होंने यह प्रदर्शन किया था कि कोशिका झिल्ली दो अलग अलग तरल पदार्थों के बीच पाई जाती हैं। तो देखिए अपना 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि बीमा योजना में प्रधानमंत्री सफल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना 2000 RWBCIS 2016 शामिल है। किसमें शामिल है, देखिए ये क्वेश्चन 48 नंबर का थोड़ा गड़बड़ इधर हो गया है और देखिए ये इसका ऑप्शन यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो आप इसका आंसर कीजिएगा, थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे उसके बाद आप देख पाएंगे, ठीक है। चलिए इसका आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 48 नंबर का क्या ही हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री जो फसल योजना और
पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS 2016, यानी कि अपना C नंबर आंसर सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा? देखिए कह रहा है किसी बीमा योजना में, किसी कृषि बीमा योजना है उसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना RWBCIS 2016 शामिल है ना जी। इसमें भी तो शामिल है और प्रधानमंत्री फसल योजना, बात सही है ना, बात तो सही है मीम देखे ना, बात तो सही है। कहता है कृषि बीमा किसानों को सुनिश्चितताओं के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान से बचाने का एक साधन है। समझ रहे हैं? कृषि बीमा किसानों को सुनिश्चितताओं के कारण होने वाले क्या वित्तीय नुकसान से बचाने का एक साधन है, जो कि नामित या उनके निमंत्रण से परे सभी अप्रत्याशित खतरों से उत्पन्न फसल की विफलता यानी क्षति से उत्पन्न हो सकता है। देखिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 ईस्वी को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अनावरण किया। कब किया? प्रधानमंत्री देखिए करा ना कि एक नई योजना, योजना क्या नाम है? फसल बीमा योजना। योजना का नाम क्या है? फसल बीमा योजना। और ये कब लागू हुआ है? 13 जनवरी 2016 को। ये भी क्वेश्चन बन जाएंगे, है ना जी। अब देखिए वो क्वेश्चन पूछा गया है अगले साल किसी साल में, है ना, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो उससे रिलेट ये सारे थ्योरी हैं, तो उसे भी तो हमें देखना चाहिए ना, कि क्योंकि होता नहीं कि उसी खानदान का ये भी है तो उसी खानदान में से किसी को टपका दे, है ना। तो ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए 13 जनवरी 2016 को क्या हुआ था? फसल बीमा योजना अनावर किया गया था ना, अनावर किया गया था। ये योजना किसानों पर प्रीमियम का बोझ कम कर देता है। इसमें किसान अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं और ख़राब मौसम से उनकी रक्षा भी होती है। समझ गए? बहुत समझदार हैं आप लोग, है ना। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे? अब आ जाएंगे हम लोग डी नंबर पे। आ जाइए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, आ जाएंगे। अब देखो रहा है कि ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में निम्न में कौन सा सही है? 49 का आंसर पहले आप कीजिएगा फिर हम करेंगे, ठीक है। 49 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 49 नंबर का क्या हो जाएगा? आप कहेंगे कि 49 नंबर का सही जवाब हो जाएगा क्या? सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही क्या यह कॉर्पोरेट घराने को धन लाभ कराता है। देखिए यहाँ समझिए थोड़ा सा, कहता है ट्रिपल बॉटम लाइन के लोकप्रिय अवधारणा के संबंध में कौन सही है इसमें, है ना। ट्रिपल बॉटम लाइन की लोकप्रिय अवधारणा जो है इसमें कौन सा सही है और कौन गलत है? तो इसमें सारे गलत हैं। गलत हो क्यों पढ़ना? सही को पढ़िए। कह रहा है सामाजिक एवं पर्यावरणीय अच्छाइयाँ उत्पन्न करने के साथ ही यह कॉर्पोरेट घराने को धन लाभ कराता है, ठीक है। और ये सारे तो पढ़ना ही पड़ेगा आप लोगों को, लेकिन समय बचाते हुए हम चलते हैं, ठीक है। अब सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब थोड़ी सी इसकी थ्योरी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है? कहता है कि ट्रिपल बॉटम लाइन एक व्यावसायिक अवधारणा है। क्या है? एक व्यावसायिक अवधारणा है, ठीक है, जिसमें कहा गया है, ट्रिपल बॉटम लाइन में कहा गया है कि कंपनियों को केवल लाभ उत्पन्न करने या मानक बॉटम लाइन पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपने वित्तीय प्रदर्शन के अलावा अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव को मापने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। बहुत अच्छी बात कही गई है कि इसमें ट्रिपल बॉटम लाइन, ठीक है, ये क्या है? एक व्यावसायिक अवधारणा है जिसमें कहा गया है कि कंपनियों को केवल लाभ उत्पन्न करना या मानक बॉटम लाइन इस पे ध्यान केंद्रित करने के बजाय आप लोग क्या कीजिए? वित्तीय प्रदर्शन के अलावा अपने सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों को मापने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए कहता है ट्रिपल बॉटम लाइन को 3P में विभाजित किया जाता है। लाभ, है ना, लाभ, लोग और ग्रह, प्लेनेट। ट्रिपल बॉटम लाइन देखिए, और शास्त्र में यह कहता है कि कंपनियां को सामाजिक पर्यावरणीय चिंताओं पर उतना ही ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जितना वे मुनाफे पर कार्य करती हैं। समझ में आ गया? ट्रिपल बॉटम लाइन में ये समझाया जा रहा है कि भैया आप लोग थोड़ा सामाजिक पर्यावरण पर भी ध्यान दीजिए, ठीक है, इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है। खाली आप लोग मुनाफे पर ध्यान देते हैं। अब देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसके लिए जो आंसर देगा ना उसको क्या मिलेगा? उसको तालियां मिलेगी, ठीक है। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा शहर है भारत की पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा? कौन सा ऐसा स्टेट है जो क्या करेगा? पहली ई कचरा रिसाइकलिंग इकाई स्थापित करेगा, ठीक है। अब 50 नंबर का आप आंसर करेंगे फिर हम करेंगे, ठीक है। तो 50 नंबर क्या आंसर हो जाएगा? तो आप कहेंगे बेंगलुरु। जिसने बेंगलुरु पे लगाया था उसका राइट आंसर है, उसके लिए तालियां, है ना। देखिए अब यहाँ पे आगे समझते हैं। यहाँ पे समझिए, कहता है कि भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित ई कचरा रिसाइकिल संयंत्र इकाई बेंगलुरु कर्नाटक में, है ना, बेंगलुरु में कर्नाटक में क्या स्थापित किया जाएगा, ठीक है। बेंगलुरु भारत में पुनर्चक्रण योग्य कचरे को घर घर से संग्रहण को लागू करने वाले शहरों में सबसे आगे रहा है। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल मध्य प्रदेश में स्थापित किया
जाएगा। समझ गए? कह रहा है कि भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक भोपाल यानी मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। आ गया समझ में? ठीक है, चलिए अब हम लोग आ जाएंगे किसमें, अब हम लोग 51 नंबर का आंसर करेंगे। ठीक है, 51 नंबर का डी तक ऑप्शन में आ जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत और 5 एशियन देश, कौन कौन सा, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, ये पीडीआर नहीं है, समझ गए ना। यहाँ पे 5 देशों की बात हो रही है जो कि कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम मिलकर बनाते हैं। तो क्या बनाते हैं, 51 नंबर का आंसर करेंगे। क्या बनाते हैं, तो आप कहेंगे मैंगोंग गंगा कोऑपरेशन MGC बनाते हैं, मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ठीक है, MGC बनाते हैं। आया ना समझ में? अब ये क्या है, देखिए थोड़ा सा यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, है ना। हाँ, कहता है पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा के साथ साथ परिवहन और संचार में सहयोग के लिए भारत और 5 एशियन देश अर्थात कंबोडिया, कंबोडिया और म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम की एक पहल है जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था। इस समूह को प्रारंभ में गंगा स्वर्ण भूमि कार्यक्रम कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता था, क्या कहा जाता था, इसे कब लॉन्च किया गया है, कब किया गया, 2000 में लॉन्च किया गया था। इस समूह को क्या कहते हैं, प्रारंभ में गंगा स्वर्ण भूमि कार्यक्रम कहा जाता था, स्वर्ण प्रारंभ में। ठीक है, समझ में आया ना क्या। अब देखिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर एक प्रत्यक्ष कर नहीं है, प्रत्यक्ष कर नहीं है ना। कह रहा है प्रत्यक्ष कर नहीं है, लेकिन वो क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसमें सारे 3 गो हैं जो प्रत्यक्ष कर हैं, लेकिन एक इसमें प्रत्यक्ष कर है ही नहीं, उसी को ढूंढ लेना है 4 ऑप्शन में से। तो 52 नंबर का आंसर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 52 नंबर का आंसर बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए। समझ रहे हैं, क्या हो जाएगा, ए। कह रहा है बिक्री कर, क्या हो जाएगा, बिक्री कर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिक्री कर। अब देखिए कह रहा है कि बिक्री कर एक अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है, क्योंकि इसमें कर विक्रेता पर लगाया जाता है ना जी। विक्रेता जो बेचता है उस पर लगाया जाता है कर, लेकिन भुगतान क्रेता द्वारा किया जाता है ना जी। भुगतान क्रेता द्वारा, मैंने जो खरीदता है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, मनोरंजन कर, स्टैंप कर, सेवा कर, बाजार कर, ये सभी अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आ गया समझ में, वेरी गुड। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डेयरी सहकारी समितियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, कहता है सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देगी। अच्छा, फूड एंड माउथ डिजीज FMD और बुसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं का 100% टीकाकरण कराया जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है ना जी। 15,000 करोड़ द्वारा पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया जाएगा। तो ये सारे किए जाएंगे, है ना जी। तो अब इस पर विचार करना है। कह रहा है केवल एक सही है ना भैया, केवल 2, एक सही, 2 सही, तीनों सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि सरकार डेयरी सहकारी समितियों को ऋण के ब्याज में 2% राहत देती है। ठीक है, देती है। सरकार डेयरी सहकारी समितियों में फूड एंड माउथ डिजीज FMD और ब्रूसिलोसिस के विरुद्ध घरेलू पशुओं को 100% टीकाकरण करवाती हैं। भी सही है। सरकार द्वारा 15,000 करोड़ का पशुपालन आधारभूत संरचना निधि का गठन किया गया है। 54 नंबर का आंसर करेंगे। ठीक है, 54 नंबर आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, कहता है कि UNDP तैयार करता है। क्या तैयार करता है, UNDP तैयार करता है। तो वो क्या तैयार करता है, इसका आंसर कीजिए। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। 54 नंबर का आंसर आप कहेंगे कि हो जाएगा मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। तो UNDP क्या तैयार करता है, मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। आया समझ में। देखिए कह रहा है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या कहते हैं, UNDP कहते हैं। मानव विकास सूचकांक तैयार करता है। UNDP एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जिसका काम देशों की गरीबी खत्म करने और सतत आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करता है। आगे समझ में। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSC नीति 2021 के अनुसार कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। कह क्या रहा है, नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम यानी कि PSC जो नीति है ना 2021 के अनुसार, इस नीति के 2021 के अनुसार कौन कौन इसमें कह रहा है, सत्य या असत्य को बता देना है। 1 नंबर में ये सारे आ जाएंगे, 2 नंबर में यही है, इसमें कोई नहीं। ठीक है, तो अब देखिए पढ़िए। इसके अनुसार PSC नीति 2021 के अनुसार कौन गलत है कौन सही है। कहता है रणनीतिक क्षेत्र में शामिल है परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष एवं प्रतिरक्षा, परिवहन एवं दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला एवं अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा एवं वित्तीय सेवाएं। ठीक है, और दूसरा नंबर कह रहा है कि सिर्फ एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अवशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा, है ना। अब इसमें कह रहा है कि बताइए केवल एक सत्य है और दूसरा असत्य है। तो ए नंबर अपना ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अरे ये गलत है, सही कैसे मार दिया भाई, ये गलत है। ठीक है, देखिए क्योंकि इसमें कह रहा है ना रणनीतिक क्षेत्र में शामिल क्या क्या है, ये सारे तो शामिल हैं, लेकिन ये जो कह रहा है ये गलत है।
तो अपना ये राइट आंसर। ठीक है, और थोड़ा सा इसका थ्योरी देख लेते हैं। कह रहा है कि नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 के अनुसार केवल एक सत्य और दूसरा असत्य है। भारत सरकार ने फरवरी 2021 को नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम पीएससी नीति 2021 को अनुमोदित किया था। रणनीतिक क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, रक्षा, परिवहन और दूरसंचार, बिजली, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं शामिल हैं। आ गया समझ में? तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो यहाँ से सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, आया ना समझ में? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अगर नहीं आया होगा तो फिर से हम बता देंगे। ठीक है, फिर से बता देगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना तो ऐसे ही करना है। देखिए ये कह रहा है कौन सत्य है और कौन असत्य है, तो इसके पीएससी नीति 2021 के अनुसार बता देना है कौन सत्य है तो कौन असत्य है। तो पीएससी नीति अगर आपको पता है तो आप पढ़ के इसको आंसर कर सकते हैं। रणनीति क्षेत्र में क्या शामिल है, तो परमाणु ऊर्जा शामिल है, अंतरिक्ष शामिल है, एवं प्रात, रक्षा, परिवहन, दूरसंचार, पावर, पेट्रोलियम, कोयला, अन्य खनिज, बैंकिंग, बीमा, ये सारे क्या है इसमें, क्या है इसमें शामिल है। समझ रहे हैं? और देखिए 2 नंबर कर रहा है एक सरकारी कंपनी को रखा जाएगा, अपशिष्ट को विलीन निजीकरण बंद कर दिया जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। उसके जो पीएससी हैं, ये जो नीति हैं कहाँ है, पीएससी जो नीति 2021 के अनुसार, एक तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे आके आप पढ़ेंगे कि अपना 1 नंबर में कहता है केवल एक सत्य और दूसरा असत्य है, तो हम लोग को लगा कि हाँ 1 नंबर सही है तो हमने सही मार दिया, दूसरा नंबर गलत है। तो ये हो जाएगा कि इसमें कह रहा है केवल 2 सत्य और 1 असत्य है, तो ये तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, सी भी मैच नहीं कर रहा, डी भी मैच नहीं कर रहा, तो ऐसे ही बनाया जाता है। हाँ, अब आ जाएंगे 56 नंबर क्वेश्चन पे। अब 56 नंबर का आंसर फिर वही करेंगे। कहता है निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। 56 नंबर का आंसर आप दीजिएगा। 56 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 56 नंबर कह रहा है आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं। क्यों प्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाता है। तो इसमें से कौन सा क्या है सही? कहता है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। इसमें से सही कौन है बताइए। इसमें से सही आपको कौन लगा आप बता सकते हैं। क्या ए है, क्या बी है, क्या सी है कि डी है? बताइए 56 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहिएगा कि इसमें का हमको लगा सी आंसर सही। सी आंसर सही लगा क्यों? क्योंकि 1 और 2 और 3 क्या है सत्य हैं। कैसे सत्य हैं आइए देखते हैं। देखिए कर आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, सही है ना जी। हाँ, क्यों प्रोनिकल धातु का उपयोग पिघलाने को हतोत्साहित करने के लिए किया जाता है, ये भी बात सही है। सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 सिक्कों को पिघलाने पर रोक लग जाता है, ये भी बात सही है ना। तो अपना सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका थोड़ा सा थ्योरी पढ़ते हैं। कहते हैं आधुनिक भारतीय सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, ये तो सब कुछ जानता है। क्यों प्रोनिकल धातु एक मिश्र धातु है जो तांबा, निकल और अन्य धातुओं से मिलकर बनी होती है। यह धातु बहुत कठोर होती है जिसे पिघलाना बहुत कठिन होता है। भारत सरकार ने सिक्का निर्माण अधिनियम 2021 के अनुसार सिक्कों को पिघलाने पर रोक लगाई है। ठीक है, अतः प्रश्न में दिए गए 1, 2, 3 तीनों सही हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में वह अक्षर श्रृंखला ज्ञात कीजिए जो दिए गए नियम का पालन करती है। श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है। तो देखिए अगर आप लोग क्या बोलते हैं, आप लोग अगर रीजनिंग बनाते होंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। अगर रीजनिंग का नॉलेज नहीं है तो फिर देखिए यहाँ पे जी है तो 7 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे के है तो 11 नंबर पे, यहाँ पे 15 नंबर और यहाँ पे 20 नंबर यहाँ लिखते हैं 7, 11, 15, ठीक है, और उसके बाद 20, उसके बाद 26। यहाँ देखिए 12 फिर हो जाएगा 15, 18, यू 21, एक्स 24, ठीक है। अब आइए 1 नंबर, फिर ई है 5 नंबर पे, फिर हो जाएगा एल 12 नंबर और ए ई एल हो गया। अब पी 16 नंबर पे, 26 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए कह रहा है डी, तो डी है 4 नंबर पे, 8 नंबर, 12 नंबर, 16 नंबर, यू है 21 नंबर पे। कह रहा है ना कि 3 के गुणज है, तो यहाँ गिनिए 7, 3, 10 हो जाता है, तो ये है नहीं, है ना जी। और यहाँ पे देखिए यहाँ 12 है, 13, 14, 15 और फिर 15 से 18, 18 से 19, 20, 21, 21 से फिर 3, तो यहाँ पे क्या बढ़ा 12 है तो +3 करेंगे, है ना जी। यहाँ पे फिर आया +3 हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे आया +3 हो गया, फिर यहाँ पे आया तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर का। आप ही बता दीजिए 57 नंबर का अपना राइट आंसर भी होएगा, बताइए 57 नंबर का अपना राइट आंसर भी होएगा। इसी तरीके से देखिए कह रहा है ना श्रृंखला में आसन अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 3 के गुणज है, 3 बढ़ रहे हैं, ठीक है, 3 के गुणज है, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आप रीजनिंग नहीं जानते हैं तो आप ये नहीं बना पाएंगे। अगर रीजनिंग जानते हैं और रीजनिंग में कोडिंग जी कोडिंग जानते हैं और इसका कोड याद है तो सही है, अगर याद नहीं है तो ये नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 नंबर में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, कहता है कि निम्नलिखित आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आप अपने बुक को निकाल के देखिएगा तो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ऐसे बनाया हुआ है, ऐसे, ठीक है, 3 है, उसके बाद यहाँ पे 81 है ना, यहाँ पे वाट है और यहाँ पे फिर है 65
उसके बाद 61, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसका आंसर देना है। तो अगर आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो आंसर दे पाएंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो फिर सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए बिहार पुलिस में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछ रहा है ना। तो इसका आंसर कैसे देंगे, देखिए 3 का स्क्वायर जब कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आज जब 81 का स्क्वायर कीजिएगा ना तो 65 से 61 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा ABCD यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए में कितना 9, ये जो खाली स्थान पे है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, वेरी गुड, स्क्वायर कर देना है बस। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, जो रीजनिंग जानता है वो बनाएगा, नहीं तो इसको आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसको भी छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 61 में भी वही है, 62 में भी वही है, 63 में भी मैथ, 64 में भी मैथ, 65 में भी मैथ, 66, 67 भी मैथ है ना, 68 भी मैथ है, 69 भी मैथ, 70 भी मैथ, 71 भी, 72 में आ जाइए। कह रहा है किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, इसका आंसर बता दीजिए। 72 नंबर का आंसर क्या ही हो जाएगा, 72 नंबर का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा 72 में। तो आप कहिएगा कि ऑर्थोपोडा, ऑर्थोपोडा इसका आंसर हो जाएगा ना। किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं, ऑर्थोपोडा। देखिए ऑर्थोपोडा सेडुकी जानवरों का एक समूह है जिसमें एक ब्राह्मण कंकाल है ना, ब्राह्मण कंकाल, एक खंडित शरीर और जुड़े पैर होते हैं। एक ब्राह्मण कंकाल, एक खंडित शरीर और जुड़े पैर होते हैं, उनके पास एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है, ठीक है। अब 73 नंबर का आंसर करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, लैटिन भाषा में। निम्नलिखित में से किसे लैटिन में, वो वाला लैटिन नहीं समझ लेना है, कहता है किसे लैटिन में वैक्सीनिया कहा जाता है, किसे बताइए। 73 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे। 73 नंबर का आप कहेंगे कि काउपॉक्स को कहा जाता है, काउपॉक्स को क्या कहता है, वैक्सीनिया कहा जाता है, काउपॉक्स। देखिए लैटिन में गाय को बैका और काउपॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता है। वैक्सीनिया वायरस जो एक पॉक्स वायरस का नाम भी है ना जी। जो गाय में वायरस हो जाता है ना उसका नाम क्या है, पॉक्स वायरस है ना जी। इसको क्या कहते हैं, वैक्सीनिया भी कहा जाता है, काउपॉक्स उसको कहते हैं, ठीक है। लैटिन में कहता है कि लैटिन में गाय को क्या कहते हैं, बैका कहते हैं, और काउपॉक्स को वैक्सीनिया कहा जाता है, ठीक है। आगे समझ में आइए। कहता है किसी जीव के विकासवादी इतिहास को इतिहास के रूप में जाना जाता है, को नहीं रहेगा। कहता है किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है। 74 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 74 नंबर का आंसर कहेंगे जातिवृत्त है ना, जातिवृत्त इसका राइट आंसर हो। किसी जीव के विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है जातिवृत्त। देखिए कहता है यह विकास की प्रक्रिया के दौरान विभिन्न पीढ़ियों के माध्यम से एक जीव के विकास का अध्ययन है। जातिवृत्त को विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है, ठीक है, जाति। अब मान लीजिए कहता है ना कि विकास की प्रक्रिया के दौरान पीढ़ियों के माध्यम से, मान लीजिए किसी पीढ़ी में, मान लीजिए गाय, किसी पीढ़ी में तो गाय है, लंबी पूंछ है, तो फिर उसके आने वाली पीढ़ी में भी तो वही रहेगी ना। तो कह रहा है कि पीढ़ियों के माध्यम से एक जीव के विकास का अध्ययन है ना, जातिवृत्त। तो जातिवृत्त को विकासवादी इतिहास के रूप में जाना जाता है। अब अजय 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं किसमें, इसका आंसर कीजिए। इसका आंसर जो करेगा उसे क्या मिलेगा, स्टार मिलेगा। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख दिखते हैं कौन सा, अभिसारी विकास में। देखिए अभिसारी विकास में इसे दर्शाया गया, कह रहा है कबूतर, मच्छर और चमगादड़ के पंख अभिसारी विकास को दर्शाते हैं। इनके पंख समान संरचना वाले होते हैं, ये उड़ने के लिए अनुकूलित होते हैं, है ना जी। अब आ जाइए 76 नंबर। अब देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बेसिली बैक्टीरिया हैं जो होते हैं किसके आकार के होते हैं बताइए। गोलाकार, सर्पिला, छर के आकार, कौमा के आकार। इसका आंसर जो भी देगा उसे मिलेगा क्या चीज़, तालिया। चलिए तालिया। तो आप कहेंगे कि छर के आकार का होता है तो ले तालिया, हाँ ले तालिया। देखिए कह रहा है कि बेसिली बैक्टीरिया छर के आकार का होता है, ठीक है। जीवाणु विभिन्न रूप में मौजूद होते हैं। देखिए जीवाणु जो होते हैं विभिन्न रूप में मौजूद हैं, मुख्य रूप से गोलाकार भी होते हैं, रॉड के आकार के भी होते हैं, कुंडली या सर्पिल के आकार में भी होते हैं, लेकिन बेसिली बैक्टीरिया जो है छर के आकार का होता है। आ गया समझ में। अब आ जाइए 77। कहता है खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी हैं, खाने योग्य समुद्री मछलियाँ कौन सी है। 77 का आंसर करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, जो आंसर करेगा उसे मिलेगा बड़े वाली हंसी, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा हिल्सा, है ना, पोम्फ्रेट, मैकरल, ये सारी मछलियाँ हम लोग खा सकते हैं, ठीक है। कहते हैं खाने को समुद्री मछलियाँ हिल्सा, पोम्फ्रेट और मैकरल हैं। मत्स्य पालन का भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। मीठे पानी की मछलियाँ केटला, रोहू और कॉमन कार्प शामिल है। समझ में आया। 78 का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है। जो इसका आंसर करेगा उसके लिए तो भैया हम हार्ट दे देंगे। आ जाइए। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, सबसे कठोर धातु बता दीजिए।
ABC तक दिख रहा है, डी तक भी देखिए। तो एक कठोर धातु कौन सा है बताइए, एक सेकेंड। 78 का आंसर करेंगे, कठोर धातु कौन सा है, 78 का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे कि हो जाएगा प्लेटिनम, प्लेटिनम हो जाएगा, है ना जी। क्या कहेंगे आप 78 का, प्लेटिनम। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे कठोर धातु है, तो प्लेटिनम। इसमें से सोना, लोहा, टंगस्टन में प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु हैं। अब आ जाइए, कह रहा है कि देखिए आप प्लेटिनम देख करके ये नहीं हुए, कह रहा है सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। सफ़ेद सोना के नाम से कपास को जाना जाता है, द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जाना जाता है, और सबसे कठोर पदार्थ और तत्व हीरा को कहते हैं। इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो कह रहा है सबसे कठोर धातु प्लेटिनम को कहा जाता है। अगर कठोर धातु की बात आएगा तो आप याद रखिएगा प्लेटिनम, प्लेट याद रखिएगा, खाने वाला प्लेट, प्लेटिनम, ठीक है। उसके बाद कहेगा सफ़ेद सोना के नाम से किसको जाना जाता है, कपास को, जो कपास खेती की जाती है, कपास की रुइया वाली, है ना। तो सफ़ेद सोना उसको कहते हैं। देखिए इतनी अच्छी नाम दी गई है, सफ़ेद सोना, कपास को, अच्छा कपास को कहा जाता है, ठीक है। और द्रव सोना के नाम से जो बह जाता है, द्रव बहता ही है ना, उसको क्या कहता है, द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को जानते हैं। ये द्रव सोना है, जाकर पेट्रोल डलवाइएगा, कहिएगा द्रव सोना दे दीजिए हमको, तो समझेगा ही नहीं, है ना जी। द्रव सोना के नाम से पेट्रोलियम को कहा जाता है। और सबसे कठोर अगर पदार्थ की बात होगा, सबसे कठोर पदार्थ की बात होगा, चाहे तत्व की बात होगा, तो क्या हो जाएंगे, हीरा साहब हो जाएंगे, हीरा, है ना। तो इतने सारे क्वेश्चन बन गए, याद रहेगा। बहुत मस्त, बहुत अच्छा लगा हमको। जो जो आंसर इसका दिया है ना, उसके लिए हम क्या कर देंगे, हम 2 बार हार्ट दे दी, लीजिए भैया, लो, है ना। चलिए आगे बढ़ें। देखिए बहुत मज़ा आया क्वेश्चन में, डी तक। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती। पारद के साथ कौन सी ऐसी धातु हैं पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती, भैया उसको नहीं बनाना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 79 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे लोहा हो जाएगा। तो वेरी वेरी राइट आंसर, है ना। निम्नलिखित में से कहता है कौन सी धातु ऐसी है जो पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है, तो लोहा है ना। अब देखिए कह रहा है कि लोहा, कहता है कि लोहा पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती है। मिश्र धातु वे पदार्थ होते हैं जो धातु प्रकृति के होते हैं। पारद धातु मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण पारा और चांदी का मिश्रण है, जो दंत चिकित्सक दांत भरने के लिए उपयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा अपने निजी लाइफ में। ये कह रहा है लोहा पारद के साथ मिश्रण नहीं बनाती, भैया इसको नहीं बनाना, छोड़ो इसको। मिश्र धातु वे पदार्थ होते हैं जो धातु प्राकृतिक होते हैं। क्या होते हैं, धातु प्राकृतिक होते हैं। कहता है पारद धातु मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण पारा और चांदी का मिश्रण है। देखिए कहता है ना कि पारद धातु मिश्रण का सबसे अच्छा, जो पारद धातु है मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण पता क्या है, पारा और चांदी का मिश्रण। जो क्या कहते हैं, जो पारा होते हैं लोग कहते हैं चांदी दांत में लगवाए हैं, तो कहते हैं कि जो दंत चिकित्सक दांत भरने के उपयोग करते हैं वो क्या करते हैं, पारा और चांदी का मिश्रण का यूज़ करते हैं। तो हम लोग कहते हैं चांदी से भरवा लिए हैं, है कि नहीं। तो इसे याद रखना है। अब आ जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, कहता है अंकुरित जौ के दाने के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को कहा जाता है क्या। अंकुरित जो जौ होते हैं, जो उसको पानी में भिगाइएगा ना तो अंकुरित हो जाए, जैसे चना आप देखते हैं अंकुरित जो जमा हुआ रहता है ना उसको। तो वही कह रहा है कि अंकुरित जौ के दानों के किण्वन से प्राप्त एल्कोहल को कहा जाता है, क्या कहा जाता है। इसका आंसर जो बताएगा उसे क्या मिलेगा, उसे जो मिल जाए इसमें से उसे क्या मिलेगा, उसे ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा, ये बियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बियर, है ना। इसका राइट आंसर बियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि बियर एक किण्वित पेय है ना जी। बियर एक किण्वित पेय है, बियर लोग पीते नहीं हैं, किण्वित पेय है जो मोल्टेड अनाज, जौ, हॉप्स, खमीर और पानी से बनाया जाता है। लोग ने जैसे गाना वो खेसारी लाल गाया था, पी के दारू मुर्गा कैसे गाना, बियर कह ले हैप्पी न्यू ईयर, है ना। तो वही बियर जो होता है ना, बियर पीते हैं बहुत लोग। तो कहता है एक किण्वित पेय है, पीने वाला है, जो माल्टेड अनाज, जौ, हॉप्स, खमीर और पानी से बनाया जाता है, ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि पानी और एथेनॉल के अलावा बियर के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट हैं, जिनमें किण्वित शर्करा के साथ साथ ग्लूकोज, ऑलिगोसेकेराइड और क्या लिखा है, ऑलिगोसेकेराइड और ऑरेबिक्सिलिन भी शामिल हैं, और बिमोक्सिलिन भी शामिल है, ठीक है। अब आ जाएंगे 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कहता है एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है। पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा। 3 महीने में कि 4 महीने में कि 8 महीने में कि 12 महीने में। समझिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का ही होता है, समझ रहे हैं। तो कह रहा है पदार्थ का 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने दिनों में, बताइए। 4 महीने में तो कह रहा है ना आधा जीवन, आधा जीवन 4 महीने का होता है,
अब बताइए पदार्थ के 3/4 हिस्सा क्षय हो जाएगा कितने दिनों में? 81 नंबर का आंसर करेंगे तो आप कहेंगे कि 8 महीने तो लगते हैं, 8 महीने में 3/4 हिस्सा क्षय हो जाता है। तो वेरी गुड, है ना, इस टाइम कुछ नहीं मिलेगा। देखिए कह रहा है कि रेडियोधर्मी पदार्थ का 3/4 हिस्सा 8 महीनों में क्षय होगा। रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन 4 महीने का होता है, अर्थात हर 4 महीने में आधा यानी कि 1 पदार्थ बच जाता है। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग कितना नंबर, 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाता है। देखिए अगर आप जग सो गए हैं तो आप जग जाइए तुरंत, है ना। आपके लिए हम स्टार देने वाले हैं, 3 स्टार देंगे, याद रखिए 3 स्टार मिलेगा अभी के अभी। इसका आंसर कीजिए, जब पानी में इनो सॉल्ट, कह रहा है जब पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो बुलबुले बन जाते हैं, किसके कारण बन जाते हैं बताइए? 82 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए? तो आप कहेंगे CO2 गैस के कारण क्या बन जाता है? CO2 ऐसे लिखते हैं, इसमें नहीं लिखा पाता है, ऐसे लिखेंगे CO2 गैस के कारण क्या होता है? बुलबुले छोड़ते हैं, बुलबुले। ठीक है, बुलबुले। आइए अब आ जाएंगे हम लोग, हाँ स्टार देना है ना अभी, तो लीजिए 3 स्टार, 1 2 3। आप गिन कर बताइएगा कि आपको कितना स्टार मिला है। देखिए पानी में इनो सॉल्ट डाला जाता है तो उसमें बुलबुले CO2, है ना, बुलबुले जो होते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के कारण आते हैं। अब आ जाएंगे हम 83 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया? निम्नलिखित में से कौन सा जो ऐसा तत्व है जो सबसे पहले कृत्रिम रूप में उत्पादित किया गया? 83 नंबर का आंसर क्वेश्चन बहुत दमदार है, अच्छा है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा टेक्नेशियम का। टेक्नेशियम का क्या हुआ सबसे पहले उत्पादित किया गया, टेक्नेशियम को। देखिए कह रहा है टेक्नेशियम, देखिए क्वेश्चन इसका थ्योरी कह रहा है कि टेक्नेशियम यानी TC को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। यह एक सिल्वर ग्रे रेडियोधर्मी धातु है जो प्लेटिनम के साथ समा दिखती हैं, है ना जी। अब आ जाइए 84 का आंसर कीजिएगा क्या हो जाएगा? कहता है निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता? इसमें से किसमें, कौन से तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता बताइए? 84 का आंसर कीजिए। ये इसके लिए आपको मिलने वाला है 5 करोड़, है ना। बताइए 84 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा हाइड्रोजन, तो मिल गया 5 करोड़, है ना, हाइड्रोजन, है ना जी। न्यूट्रॉन नहीं होता है, हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है। देखिए कह रहा है कि हाइड्रोजन H, इसको H से जानते हैं, में न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। न्यूट्रॉन एक परमाणु में कण होते हैं, न्यूट्रॉन एक परमाणु में कण होते हैं जिनमें एक उदासीन आवेश होता है। 85 का आंसर कीजिए, 85 का आंसर कीजिए। कहता है निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? 85 का आंसर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? इसके लिए क्या मिलना चाहिए? 6 करोड़। इसके लिए हो जाएगा CI2, है ना जी। निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग टीयर गैस के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा CI2 गैस। कहता है ना आंसू गैस में क्लोरीन CI गैस शामिल होते हैं, ठीक है, CI गैस शामिल होते हैं। कहता है क्लोरीन हैलोजन समूह का सदस्य हैं जो वर्ग 18 में स्थित हैं। समझ रहे हैं, क्लोरीन हैलोजन समूह का सदस्य हैं जो कितने वर्ग 18 में स्थित हैं। अब आ जाएंगे 80 कितना, कहता है 86 नंबर की बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है। बर्तनों के लिए नॉन स्टिक सतह, जो नॉन स्टिक सतह होते हैं, कोटिंग बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पॉलीमर है, वो कौन सा पॉलीमर बताइए? 86 का आंसर कीजिएगा। इसका आंसर जो करेगा उसे 2 करोड़, है ना। तो उसका आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। क्या हो जाएगा? टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बर्तनों में नॉन स्टिक सतह को कोटिंग करने में टेफ्लॉन नामक पॉलीमर उपयोग किया जाता है। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे? क्वेश्चन नंबर 87 क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन से शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? आंसर कीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर जहाज निर्माण से संबंधित है? 87 का आंसर देखिए क्या कह रहा है। पूरा का पूरा क्वेश्चन देखिए, पूरा का पूरा क्वेश्चन आप देख ही नहीं पाएंगे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आइए इधर 87 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 87 का आंसर हम ऐसे जूम आउट करके नहीं बता सकते हैं, सीधे हम लोग चलेंगे किस पे? आंसर पे, ठीक है, आंसर पे चलेंगे। कहता है जहाज निर्माण से संबंधित शहर जो स्थित हैं एंटवर्प बेल्जियम, ठीक है, ट्रायस्ट इटली और हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है। अब 88 का आंसर क्या? 88 का देखिए क्वेश्चन का। कहता है निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है? इसका आंसर कीजिए। 88 का आंसर क्या हो जाएगा?
88 का आंसर क्या हो जाएगा, जिसके लिए आपको मिलेगा 3 करोड़, है ना। 88 का आप कहेंगे सी असम, तो मिल गया 3 करोड़। करा है कि निम्नलिखित में से किसे लाल नदी और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है, तो असम, है ना जी। कहता है असम राज्य को लाल नदियों और नीली वादियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। असम को इसीलिए संदर्भित किया गया है कि लाल नदी यानी ब्रह्मपुत्र नदी से संदर्भित हैं और नीली पहाड़ियों को संदर्भित करता है नीले बादल के रूप में दृश्य, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग 89 पे, ठीक है। कहता है अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए, अंटार्कटिक में भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में निम्न कौन सा कथन सही है। अब पढ़ते हैं कथन। कहता है अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री का उपयोग आपूर्ति बेस एवं प्रगमन शिविर के रूप में शिविर हो जाएगा ना, शिविर के रूप में किया जा रहा है ना। वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए मैत्री स्टेशन पूरे वर्ष आबाद रहता है। अब इसका आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। केवल एक सही है कि 2 3 सही है कि 1 2 सही है, क्या सही है बताइए। इसका आंसर कीजिए तो क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे इसमें तो एक ही सही दिखा, क्या। कहता है अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, तो यही अपना राइट आंसर मार लीजिए, है ना जी। ये क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन देने के लिए आपको कितने सारे क्वेश्चन को याद करने पड़ते हैं, है ना। यही है पढ़ाई। कहता है अंटार्कटिक में प्रथम वैज्ञानिक बेस स्टेशन दक्षिण गंगोत्री था, जो भारत के वैज्ञानिक एवं शोध अभियान के संबंध में संदर्भित हैं। दक्षिण गंगोत्री को भारत का पहला स्टेशन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा भारतीय विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए खोला गया था। अब आ जाएंगे 90 नंबर और 100 के बहुत करीब हैं। सोना नहीं है, एकदम जगह रहना है, क्वेश्चन देखते चलना है। कहता है आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं कहाँ। 90 नंबर का आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा इसका आंसर। आप कहेंगे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव के निकट स्थित हैं, है ना जी। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित हैं उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निकट। आया समझ में। देखिए, कहता है कि आर्कटिक उत्तरी ध्रुव पर स्थित है तथा अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित है। अंटार्कटिका एक महासागर है जो भूमि से घिरा हुआ और अस्थायी समुद्री बर्फ के पतले आवरण द्वारा संदर्भित है ना जी। अब आ जाएंगे 91 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनना है। देखिए, सूची 1 यानी रेलवे जोन है ये सारे, और यह सूची 2 यानी कि मुख्यालय है। अब एक देखिए, कहता है पूर्वी पश्चिम मध्य, इसका आंसर पहले आप कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। 91 नंबर का ABCD अपने कर लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए इसका आंसर, बताइए क्या हो जाएगा। 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा। 91 नंबर थोड़ा सा इसमें समय लगेगा आपको, देख लीजिए उसके बाद बताइए। तो आप कहिएगा 91 नंबर का B राइट आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। देखिए, कह रहा है ना, ये है रेलवे जोन, ये है मुख्यालय। देखिए, ये जो है 1 नंबर, ये जो पूर्वी मध्य है ना, ये है कहाँ, ये है जबलपुर। ये पूर्वी मध्य रेलवे जोन है, उसका मुख्यालय है जबलपुर, ठीक है। अब आ जाएंगे कितने नंबर पे, 2 नंबर। 2 का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। 2 का दक्षिण पूर्व मध्य जो रेलवे जोन है वो क्या है, बिलासपुर में है, उसका मुख्यालय बिलासपुर है, ठीक है। अब आ जाएंगे 3 नंबर पे। तो 3 नंबर का कह रहा है ना, पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, वो है हाजीपुर, ठीक है। और आ जाएंगे 4 नंबर उत्तरी पूर्व। अब एक बचेगा तो किससे मिलान होगा, ये हो जाएंगे, इसका जो मुख्यालय है गोरखपुर। आ गया समझ में, ठीक है। मुख्य देखिए, एक क्वेश्चन मात्र 1 नंबर लेने के लिए आपसे कितने सारे क्वेश्चन सोल्व करवा रहा है, दिख रहे हैं। अब कहता है लोग कि 100 नंबर का ही क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का होता है। अब देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश है। इसका जो आंसर बताएगा उसे 2 करोड़ तालियां मिलेगा। चलें, ठीक है। कहते हैं 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला प्रदेश कौन सा है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बता दीजिए मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दीव, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 92 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, दीव। समझ रहे हैं। देखिएगा, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें। कह रहा है कि 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बिजली में ऊर्जा का रूपांतरण है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गाँव गुजरात के मेहसाना जिले का मेढेड़ गाँव है। समझ में आ रहा है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश दीव है, और सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से बिजली में ऊर्जा का रूपांतरण है। समझ रहे हैं। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव गुजरात के मेहसाना जिले का मेढेड़ गांव है। समझ में आ गया। 100 के करीब हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन दे दिया। कहता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। इस कथन पर विचार करना है। कहता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के, इस जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। कहता है यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है।
ये क्या सत्य है क्या असत्य है? कहता है केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे असंबद्ध जिले हैं, क्या ये सही है? कहता है कि उपयुक्त कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। अब देखिए सही और गलत का आंसर कीजिए। ए सही था कि बी सही था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। देखिए पूरा जूम कर देते हैं, आप देख के बताइए। अब आइए 93 नंबर का आंसर कीजिए। तो आप कहिएगा कि सी हो जाएगा। 1 एवं 2 दोनों सही हैं। कैसे? कह रहा है कि यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं में तमिलनाडु द्वारा घिरा है। बात सही है। आइए पुडुचेरी की बात हो रही है। फिर कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 4 छोटे और संबद्ध जिले हैं। ये भी बात सही है, तो अपना राइट आंसर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। कहता है पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं शेष 3 दिशाओं से तमिलनाडु द्वारा घिरा है। पुडुचेरी का जिला 4 हिस्सों में अलग अलग राज्य में पाया जाता है। मोहे केरल, पुडुचेरी तमिलनाडु, कारिकाल तमिलनाडु, यमन आंध्र प्रदेश, जैसे कि है ना। अब आ जाएंगे जैसे में छोड़ के तैसे में। 94 कहता है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। क्या है? 94 नंबर का आंसर कीजिएगा। वो फसल कौन सा है भैया? वो फसल कौन सा है बता दीजिए। तो आप कहेंगे गेहूँ है, तो हाँ गेहूँ है ना। देखिए कह रहा है कि वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि का एक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? गेहूँ है। ठीक है, देखिए कहते हैं वाणिज्यिक अनाज कृषि की एक महत्वपूर्ण फसल गेहूँ है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसल वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती हैं। अब आ जाए 95 नंबर का क्वेश्चन का आंसर जो करेगा उसे 5 करोड़ 95 नंबर कहता है परावर्तन के नियम सत्य हैं। परावर्तन के नियम सत्य हैं। क्या सत्य हैं? केवल समतल दर्पणों के लिए सत्य हैं, केवल अवतल दर्पणों के लिए सत्य हैं, केवल उत्तल दर्पणों के लिए सत्य हैं, सभी परावर्तक सतहों के लिए हैं। बता दीजिए किसके लिए ये नियम कहता है परावर्तन के नियम सत्य हैं। 95 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 95 नंबर का आंसर हो जाएगा डी। तो डी इज राइट आंसर, है ना। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि सभी परावर्तक सतहों के लिए हैं, है ना, परावर्तन के नियम। अब आइए कहता है परावर्तन का नियम सभी परावर्तक सतहों के लिए लागू होता है। इसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब एक तरल में होते हैं। वेरी गुड। अब आ जाएंगे हम लोग कितने 96 नंबर कहता है कौन सा बेहतर कंडक्टर है? बेहतर कंडक्टर 96 नंबर का आंसर करेंगे। कौन सा बेहतर कंडक्टर है? 96 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसके लिए 2 करोड़ है। 96 का आंसर बताइए। 96 का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे निकल तो है, तो निकल लीजिए निकल है तो निकल लीजिए। कहते हैं कौन सा बेहतर कंडक्टर है? तो निकल इसमें। ठीक है, कहता है निकल इन सब में सबसे अच्छा चालक है। प्रतिरोधकता जितना कम होगी चालकता उतनी ही बेहतर होगी। ठीक है, अब आएंगे 97 का। हम लोग 100 के करीब हैं, जश्न मनाने की बारी आ चुकी है। कहता है खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि होती हैं। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है? आभासी क्षीण होती हैं, आभासी क्या होती हैं? आवर्धित होती हैं, वास्तविक क्षीण होती हैं, वास्तविक और आवर्धित होती हैं। बताइए क्या होती हैं? 97 का आंसर करेंगे तो आप कहिएगा 97 का आंसर क्या कहिएगा? तो इसके लिए 1 करोड़ ले लीजिए। आभासी और अवधृत होती हैं, है ना जी। खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई जो छवि होती है वो आभासी और अवधृत होती हैं। आया समझ में 97 का? अब आ जाएंगे 98 में। देखिए कह रहा है कि खगोलीय दूरबीन द्वारा बनाई गई छवि आभासी और अवधृत होती हैं। इसका उपयोग तारों, ग्रहों जैसे आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किया जाता है। 98 का आंसर कीजिएगा। कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में पाई जाती है? ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में पाई जाती है? 98 का आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए। 98 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। तो आप कहिएगा कि आयाम हो जाएगा इसका आंसर, आयाम में, है ना जी ना। ध्वनि की तीव्रता किसके संदर्भ में पाई जाती है? आयाम में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है ध्वनि की तीव्रता आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। ध्वनि की मापने की इकाई डेसिबल होती हैं। एक और क्वेश्चन ये बार बार पूछ देता है कि ध्वनि की मापने की इकाई को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि ध्वनि के नापने की इकाई को डेसिबल कहते हैं। ठीक है ना जी। ध्वनि की तीव्रता जो होती है आयाम के संदर्भ में मापी जाती है। किस में मापी जाती है? आयाम में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन गया। कहता है तीव्रता को आयाम नामक इकाई में पाया जाता है। तीव्रता को आयाम नामक इकाई में क्या होता है? मिलता है। ठीक है, 99 का आंसर करेंगे। 99 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। कह रहा है 99 कह रहा है कि फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीकी पर कार्य करती हैं? फोटोस्टेट मशीन होती हैं, कहता है इनमें से किस तकनीक पर कार्य करती है? 99 का आंसर करेंगे। ठीक है, तो आप कहेंगे 99 का आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसके लिए 10 करोड़ ना, 10 करोड़। अरे ऐसे भी हो रहा है? इससे भी हो रहा है? अच्छा ये आया है इसीलिए ना। अगर हम ऐसे करते हैं, ऐसे 10 करोड़, 10 लिखेंगे, 10 करोड़। इसका आंसर कीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट। इसका आंसर करेंगे 99 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे 99 का जो आंसर हो सी हो, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण,
स्टैटिक छवि निर्माण, ठीक है, इसी पे कार्य करती हैं। कहता है फोटोस्टेट मशीन निम्नलिखित में से किस तकनीक पे कार्य करती हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक छवि निर्माण पे कार्य करती हैं। अब आ जाइए, कहता है कि फोटोस्टेट मशीन स्थिर विद्युत छवि निर्माण पर कार्य करती हैं। इस तकनीक में एक फोटो रेसिस्टिव ड्रोम का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है। समझ में आया? कहता है फोटोस्टेट मशीन स्थिर विद्युत छवि निर्माण पर कार्य करती हैं। इस तकनीक में एक फोटोस्टेटिव ड्रोम का उपयोग किया जाता है जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। अब आज 100 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है 100 नंबर का कि एक खगोलीय इकाई औसत दूरी है किसके बीच? इसका आंसर कीजिए, किसके बीच बताइए? पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच, बृहस्पति एवं सूर्य के बीच, प्लूटो एवं सूर्य के बीच, किसके बीच? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसके लिए लास्ट है इसीलिए 20 करोड़। इसके लिए आंसर ए हो जाएगा, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच, ठीक है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच। देखिए कह रहा है कि पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है। सूर्य हमारे पृथ्वी से 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर या 151.21 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित है। सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना अधिक बड़ा है। यहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो कहाँ दिए, यहाँ पे लूटना है। कहता है पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई के रूप में जाना जाता है, ये आपने देख लिया है। और फिर कह रहा है सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर क्या है दूर स्थित है। 14 करोड़ याद रखेंगे, 14 करोड़ 96 लाख, है ना जी, है ना जी, 96 लाख याद रखेंगे। अब देखिए दूर स्थित है कौन सा? सूर्य हमारी पृथ्वी से, देखिए सूर्य हमारे पृथ्वी से कितने दूर है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है। ये भी क्वेश्चन है कि याद हो गया। कहता है सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 110 गुना अधिक बड़ा है। ये जो सूर्य है ना, सूर्य ये क्या है? हमारी जो पृथ्वी है, धरती माता है, उसे 110 गुना अधिक बड़ा है, समझिए, है ना। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, अब घड़ी आ गई जश्न हो, है ना। अब तो हम लोगों ने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट में दे सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।